हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसवी फार्मेसी में। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे जी। और बेसिकली हमारा जो एग्जाम है वो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के जो क्वेश्चंस हैं मैं वो ऑलरेडी आप सभी लोगों को बता चुका हूँ। मॉडल पेपर ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। सारी चीजें ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दी है। बट अब हम लोग हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की सीरीज को कुछ इस तरीके से करेंगे कि आप लोगों को चीजों को बड़े ही सिंपल और सरल तरीके से समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी या समस्या ना हो। आज हम लोग हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की पहली और दूसरी यूनिट से जो महा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है प्यारे बच्चों, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आप सब लोगों के सामने यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। फिर हम लोग कल हमारे 2 सेशंस अरेंज करेंगे। एक क्लास में हम लोग यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, और एक क्लास में हम लोग बेटा जी क्या है हमारी यूनिट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो हमारे आज और कल इन 2 दिनों में हमारी पूरी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की जो महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सबके सब कवर हो जाएंगे। और जो बच्चा इन 2 दिन की क्लासेस को अटेंड कर लेगा, मैं गारंटी से बोलता हूँ कि वो बच्चा आराम से एग्जाम में पास होने वाला है। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर हम लोग हमारी 18 या 19 तारीख को हम लोग आप लोगों के लिए महा मैराथन क्लास अरेंज करेंगे। बट महा मैराथन क्लास कल हमारी अरेंज हुई एचएपी की, जिसको लेकर के बड़ा ही बुरा लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट महा मैराथन क्लास को अटेंड ही नहीं किए। वो बोल रहे हैं कि सर इतनी लंबी क्लास कैसे अटेंड होगी। तो भाई मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई पढ़ ही क्यों रहे हो, है ना जी। अगर जो पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है तो पढ़ ही क्यों रहे हो? क्यों घर वालों के पैसे व्यर्थ कर रहे हो? उनको बोल दो कि मैं मजदूरी करना चाहता हूँ और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 12वीं पास को भी ले लेते हैं पैकेजिंग डिपार्टमेंट में, तो आप वहां जाकर के कार्य कर सकते हो। क्यों इतना मेहनत कर रहे हो अपने घर वालों से? बेचारे वो भी अपना शरीर तोड़ रहे हैं। अब इसे 8 10 12 हजार रुपए उनका हाथ में कमा करके दोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि वही आप लोगों की सोच है। एक तरफ तो टीचर 5 से 6 घंटे लगातार लगा हुआ है आपको पढ़ाने के लिए, और दूसरी तरफ आपके पास में क्या एक्सक्यूज है कि इतनी लंबी क्लास हम कैसे अटेंड करेंगे। तो सर एक काम कीजिएगा, उस क्लास को एंड होने के बाद में यूनिट बाय यूनिट अपलोड करा दीजिएगा। देखिए हम तो आप लोगों की सेवा के लिए है। मैंने वो 3 पोर्शन में तुड़वा करके वो अपलोड भी करा दिया। बट द थिंग वॉज डेट कि क्या आप लोग जो कर रहे हो वो सही है क्या, है ना। मेरा क्वेश्चन ये है, जवाब आपका मन खुद दे दे तो अच्छा रहेगा, वरना मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, रिजल्ट आपका है। फेल आप होंगे, हम थोड़े ना होंगे। चलिएगा जी। हमारा सबसे पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन पहली यूनिट से ये था कि व्हाट डू यू मीन बाय फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बेटा जी हमारे 2 नंबर का क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर लेकर के आ गया हूँ। इंट्रोडक्शन अबाउट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये 2 नंबर में मैंने आपको महा इंपोर्टेंट में लिखवाया था। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बड़ा ही सिंपल और सरल सा इसका आंसर है कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यानी कि हमारा वो चीज बेसिकली जहां पर हमारे क्या हो बेटा जी, किसी भी चीज का आइडेंटिफिकेशन करना हो, उसकी प्योरिटी, उसका केमिकल फॉर्मूला, उसका स्ट्रक्चर, उसके यूजेस, उसकी भौतिक रासायनिक अभिक्रिया, ये सब कुछ जब हम लोग किसी भी अननोन किसी भी चीज का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो, वही हमारा क्या होता है बेटा जी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता है। वही हमारा क्या होता है, एनालिसिस होता है। और जब यही काम हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर करते हैं तो वो किसका पार्ट हो जाता है बेटा जी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का पार्ट हो जाता है। यही आप लोगों की यहाँ पर डेफिनेशन में बात को बोला गया है। ठीक है जी। चलिएगा, अब पहली यूनिट से नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था बेटा जी, हमारा बेसिकली मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। क्या क्वेश्चन था? मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। देखिए मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन के बारे में बात की जाए तो हमारा क्या बेटा जी, हम लोग हमारा जो कंसंट्रेशन है उसको किस प्रकार से एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसे कैसे अलग अलग चीजों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग कंसंट्रेशन को बताते हैं क्या, कि जैसे मैं किसी सॉल्यूशन को बोल देता हूँ क्या, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन को बोल देता हूँ डाइल्यूट सॉल्यूशन। कहीं पर हम लोग यूज कर लेते हैं नॉर्मेलिटी, कहीं पर हम लोग यूज कर लेते हैं मोलैरिटी, कहीं पर हम लोग यूज कर लेते हैं मोलैलिटी, कहीं पर हम लोग यूज कर लेते हैं वेट बाय वेट,
कहीं पर हम लोग यूज कर लेते हैं वेट बाय वॉल्यूम, कहीं पर हम यूज कर लेते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, कहीं पर हम यूज कर लेते हैं वॉल्यूम बाय वेट। अब ये सभी की सभी टर्म्स क्या है बेटा जी, हमारा अलग अलग प्रकार से हमारा क्या है, कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने का तरीका है। यानी कि अलग अलग तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन द टर्म ऑफ नॉर्मेलिटी, इन द टर्म ऑफ मोलैरिटी, इन द टर्म ऑफ मोलैलिटी, इन द टर्म ऑफ वेट बाय वॉल्यूम, अलग अलग तरीके से, है ना। अब जो मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन है, मेनली उसमें हमारी क्या है, 9 से 10 इंपोर्टेंट टर्म्स आती है ना जी। तो यहां पर जो सबसे इंपोर्टेंट चीज हो जाती है, जब आपका प्रैक्टिकल हो भी गया होगा, शायद प्रैक्टिकल तो आपके निमट गए होंगे, बट इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपसे जरूर पूछे होंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अब यहाँ पर अगर जो आप लोग देखोगे बेटा जी, तो हमारा क्या है कि इन द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन वी ऑलवेज यूज द वर्ड डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड व्हेन रेफरिंग इन टू अ सॉल्यूशन। बेसिकली क्या है कि अगर जो हम लोग बात करें हमारा क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब कि क्वांटिटी है ना, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, तो हमारा क्या बेटा बेसिकली कि हमारा जो कंसंट्रेशन है उसको हम लोग ऑलवेज दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम बोलते हैं डाइल्यूट या फिर हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। या तो बोलते हैं क्या डाइल्यूट, जैसे आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक है डाइल्यूट HCl, है ना, एसिडिफायर के अंदर एग्जांपल दिया हुआ है। या फिर हम लोग बोल देते हैं कंसंट्रेटेड, जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4। तो अब ये जो डाइल्यूट है इसको डाइल्यूट क्यों बोला जा रहा है, या फिर कंसंट्रेटेड को कंसंट्रेटेड ही क्यों बोला जा रहा है, इसके पीछे का रीजन होगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है बेटा जी, देखिए आपको सभी को पता होगा कि सोल्यूट प्लस सोलवेंट ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारा सॉल्यूशन बनाते, यानी कि विलय विलायन क्या बनाते हैं, विलियन बनाते हैं, सभी को पता होगा। ठीक है, ये भी बात सभी को पता होगा कि सोल्यूट यानी कि जो कम मात्रा में हो, सोलवेंट जो ज्यादा मात्रा में। सॉल्यूशन के अंदर जो ज्यादा मात्रा में होगा वो क्या होगा बेटा जी, हमारा सोलवेंट होगा, और जो कम मात्रा में होगा वो सोल्यूट होगा। ठीक है, जब सोल्यूट की मात्रा सोलवेंट से कम तो रहेगी बिल्कुल, बट सोल्यूट और सोलवेंट के जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो। जैसे कि मान लीजिए मेरा सोल्यूट तो है 10%, सोलवेंट है 90%। अब देखिए सोल्यूट की मात्रा कम है, ये बात हमें पता है, पर सोलवेंट के कंपैरिजन में सोल्यूट बहुत कम मात्रा में है। भाई ये तो 90% और ये 10% है। तो इस तरीके का जो हमारा सॉल्यूशन बनता है वो बेटा हमारा कैसा बनता है, सॉल्यूशन डाइल्यूट वाला बनता है। और हमें ये एक और ये बात तो हमें भाई पहले से पता है कि सोलवेंट कम मात्रा में रहेगा, सोल्यूट ज्यादा मात्रा में रहेगा, पर कंडीशन क्या हो कि जो हमारा सोल्यूट है वो तो हो 40% और सोलवेंट हो 7%। भाई देखो है दोनों ही अभी भी कम ज्यादा मात्रा में, क्योंकि वो चीज तो रहनी है फिक्स, बट इन दोनों के बीच का डिफरेंस अब इतना ज्यादा नहीं है। तो यहां पर जो हमारा सॉल्यूशन बनता है, ये हमारा कैसा सॉल्यूशन बनता है, हमारा कंसंट्रेटेड। यानी कि सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में जो डिफरेंस ज्यादा हो मात्रा में, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज वेरी 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 लो एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ सोलवेंट, देन दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर नोन एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। और वहीं पर जब हमारा जो सोल्यूट की मात्रा सोलवेंट से कम तो हो, पर इतनी भी ज्यादा कम ना हो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो दोनों के बीच में, तो वहां पर हमारा सॉल्यूशन कैसा बनता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनता है। क्लियर है प्यारे बच्चों बात, यही बात हम लोगों को यहां पर बताई गई है। चलिएगा आगे बात करते हैं हमारा कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेशन जिसको हम लोग कैपिटल S और कैपिटल C से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट हमारे सॉल्यूशन के अंदर। आ लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन हाउ मेनी सोल्यूट मॉलिक्यूल, कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने सोल्यूट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यही हमारा क्या होता है बेटा, सिंपल सा हमारा कंसंट्रेशन होता है, जिसको हम कैपिटल C या कैपिटल S से डिनोट करते हैं, जिसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। हमारा नेक्स्ट आता है मास परसेंटेज, जिसको हम लोग वेट बाय वेट भी बोलते हैं, कि हमारा क्या बेटा सिंपल से यहाँ पर रहेगा कि कितने नंबर ऑफ मास ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट है हमारा बेसिकली, है ना। मास परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, मास परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, मास परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास में क्या बेटा जी, टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ द सोल्यूट जो बेसिकली हमारा प्रेजेंट है ना। सोल्यूट कितनी मात्रा में प्रेजेंट हमारा सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितना है, हम लोग ये लेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है,
टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100 से। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, हमारा बेसिकली मास परसेंटेज हम लोग निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बाय वेट बोलते हैं। ऐसे हम लोग क्या बात करते हैं बेटा जी, हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। अभी जहां पर फॉर्मूला में हमारा मास था, बस जस्ट वहां पर वॉल्यूम आ जाएगा, जिसको हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमारा रहेगा। ठीक है जी बेटा जी बात, बस इतना सा। यहाँ पर आप फॉर्मूला देखो तो वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। जस्ट जहां पर मास था वहां पर वॉल्यूम आ जाएगा और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी, बात करते हैं मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी जिसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, जिसका बेटा बेसिकली यूनिट होती है मोलर। और हमारा इसकी डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट डिसोल्विंग पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट डिसोल्व होंगे, यही हमारा क्या होता है बेटा जी, मोलैरिटी होता है ना। मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, m बराबर हमारा क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब इस पर लीटर को जब हम लोग मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 हमारा आ जाएगा। नंबर ऑफ ml ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000। और हम लोग क्या है, इस फॉर्मूला को इंटरचेंज करके, जैसे मुझे मोलैरिटी तो पता है पर नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट नहीं पता है, तो मैं इस जो डिवाइड में है इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट मेरा क्या हो जाएगा, मोलैरिटी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ लीटर ऑफ द सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ऐसी अगली टर्म हमारी आती है नॉर्मेलिटी, है ना। नॉर्मेलिटी हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट। अब वहां पर तो देखिए लीटर में बात थी, है ना, यहाँ पर हमारा ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा कि कितने ग्राम हमारा क्या है, सोल्यूट डिसॉल्व होगा 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, वही हमारा क्या होता है, नॉर्मेलिटी होता है। नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और जिसकी यूनिट क्या होती है बेटा जी, नॉर्मल होती है। ऐसे हम लोग बात करें मोलैलिटी के बारे में, तो कितने नंबर ऑफ दी जो सोल्यूट है वो बेसिकली मिक्स होंगे किसके साथ में बेटा जी, सोलवेंट के साथ में। यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है, तो देखिएगा दी मोलैरिटी measured how many moles of the solute is dissolved in 1 kilogram of the solvent, कि 1 किलोग्राम सोलवेंट में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व होंगे, यही बेटा बेसिकली हमारा मोलैलिटी कहलाता है। मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और जिसकी यूनिट होती है मोलल। क्या होती है, मोलल। और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोलर। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं बेटा जी, हमारा बेसिकली परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम वाला, हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट के बारे में। अब देखिएगा अगर जो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के बारे में बात करूं, तो 1 ग्राम सोल्यूट के एक्सप्रेस इन ग्राम ऑफ दी 100 मिलीलीटर ऑफ द प्रोडक्ट, हमारा कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा 100 ग्राम सोल्यूट बेसिकली 100 मिलीलीटर ऑफ द प्रोडक्ट के अंदर कितना डिसोल्व हो रहा है, दैट वाज अवर वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि कितना वेट कितने वॉल्यूम में डिसोल्व हो रहा है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हम लोग ऑलरेडी वॉल्यूम परसेंटेज में देख चुके हैं। वॉल्यूम बाय वेट यानी कि क्या, हमारा कितना वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट हमारा डिसोल्व हो रहा है, हमारा क्या है 100 ग्राम ऑफ द सोलवेंट के अंदर, ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वेट हो जाएगा। इसका जस्ट आपको उल्टा कर देना, दैट वाज कॉल्ड वॉल्यूम बाय वेट, और वॉल्यूम बाय वेट का उल्टा कर दो तो वेट बाय वॉल्यूम, हमारा यही चीज रहेगी। ठीक है जी, चलिएगा यही हमारा क्या बेटा बच्चों, कंप्लीट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन है, जो हम लोगों ने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब बात आ जाती है हमारी नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दैट वाज कॉल्ड एरर। एरर क्या होता है बेटा जी, है ना जी। एरर के बारे में बात करें बेटा जी, तो एरर क्या होता है, एरर हमारा होता है बेटा सिंपल सा हमारा, कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस ही हमारा एरर कहलाता है। एरर का फॉर्मूला भी हमारा यही होता है कि एरर बराबर हमारा क्या होता है बेटा जी, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब ये ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू क्या है, ये क्या बोला है सर, ये नहीं समझ में आता। देखिए आप अभी एग्जाम देंगे तो आपके नंबर कितने परसेंटेज में से आएंगे, 100% में से, यानी कि कोई भी बच्चा है वो मैक्स टू मैक्स 100% स्कोर कर सकता है। सही बात है, ट्रू वैल्यू 100% हो गई, ठीक है। अब मेजर्ड वैल्यू यानी कि आप में से बच्चे के नंबर आए 91%, आपकी मेजर्ड वैल्यू कितने 91% आई। इट मीन्स अब ट्रू वैल्यू क्या थी 100% थी, मेजर्ड वैल्यू है 91%, तो 9% का बेटा बेसिकली हमारा क्या डिफरेंस है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में। अब ये 9% की क्या रही हमारी एरर। भाई हमने कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां करी ना कि जो हमारा 9% रिजल्ट कम आया ट्रू वैल्यू से,
यानी कि कहीं ना कहीं त्रुटि हुई ना, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई ना, यही हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा एरर होता है। इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन याद करनी हो कर लेना, सिंपल मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, एरर हमारा क्या होता है। अब एरर के बाद में हम लोग बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एरर के बारे में। तो देखिए एरर के सोर्सेज के बारे में बात की जाए तो बेटा जी हमारा एरर डेवलप हो सकता है अगर जो हम सैंपलिंग इन प्रॉपर तरीके से करें, यानी कि सही से सैंपल ना ले, या फिर हमारा क्या है सैंपल के प्रिपरेशन के दरमियान भी हमारा एरर डेवलप हो सकता है। एनालिस्ट के द्वारा यानी कि जो प्रैक्टिकल कर रहा है उसके द्वारा एरर आ सकती है। इक्विपमेंट जो हम लोग यूज कर रहे हैं उनके द्वारा एरर आ सकते हैं बेटा जी। रिपोर्टिंग में एरर हो सकती है, जैसे मैंने बोला बेटा 2, आपने सुना 9, तो वहां पर रिपोर्टिंग एरर हो गई। कैलिब्रेशनल एरर हमारी आ सकती है कि जो हमारा बेटा बेसिकली जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से 10 ml नाप ही नहीं रहा है, यानी कि उसी के डिफेक्ट है और गलती हमारे रिजल्ट में आ जा रही है ना जी। कैलकुलेशनल एरर हो सकते हैं कि हमारे कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाए, तो भी हमारी एरर डेवलप हो सकती है ना। हमारे ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज करने में कि किसी भी हमारी कोई फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जिसको हम लोगों को कूल जगह पर स्टोर करना और हमने उसको ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर दिया, तो स्टोरेज कंडीशन या फिर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस बीच में उसमें एरर डेवलप हो सकती है ना। हम लोग किस तरीके का मेथड सिलेक्शन कर रहे हैं उसके द्वारा भी एरर डेवलप हो सकती है। जैसे हमारा मेथड में लिखा है कि हम लोगों को बर्नर के थ्रू किसी चीज को हीट करना है, अब गैस खत्म हो गई, हम लोगों ने हीट कर दिया हीटिंग मेंटल प्लेट के थ्रू, हमारे अकॉर्डिंग तो हीट हो गया, बट आप खुद बताइएगा कि क्या गैस की रोटी और चूल्हे की रोटी का स्वाद एक होता है क्या? रोटी दोनों जगह सिक रही है, पर चूल्हे की रोटी का स्वाद अलग होता है और गैस की रोटी का स्वाद अलग होता है ना। ऐसे ऐसे हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा मेथड सिलेक्शन हमारा आ जाता है। और लास्ट हमारा कि हमारा एनवायरमेंट कैसा है हमारी लेबोरेटरी का, उससे भी बेसिकली हमारी एरर डेवलप हो सकती है। तो ये हमारे क्या है 10 के 10 मेन सोर्सेज हमारे एरर के। अब आप लोगों को इनमें से कम 5 से 6 तो एग्जाम में लिखने ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। टाइप ऑफ एरर की बात करें तो हमारी 3 मेन टाइप होता है बेटा जी, ग्रोस एरर, रैंडम एरर और सिस्टमिक एरर हमारा, है ना जी। हमारा आप लोग अलग अलग क्लासिफिकेशन देखोगे एरर का, इंस्ट्रूमेंटल, नॉन इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो वो हर एक क्लासिफिकेशन सही है। एट द एंड देखिए मैं कान को ऐसे पकड़ू या ऐसे पकड़ू, पकड़ा मैंने यही वाला कान है, ठीक है। आप जो आपको इंस्ट्रूमेंटल और नॉन इंस्ट्रूमेंटल के रेस्पेक्ट में बताया है वो भी सही है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने सही पढ़ा है या उन्होंने सही पढ़ा है, जिसने जो भी जिस तरीके क्लासिफिकेशन पढ़ा है, क्योंकि कि यहाँ पर हमारा एक चीज का क्लासिफिकेशन एक तरीके से नहीं होता, बहुत सारी तरीके से होता है, बट एट द एंड पढ़नी वही चीजें होती है जो यहाँ पर पढ़ी जाएगी। वही चीज मैंने आपको बताई कि कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ा यही वाला कान है। समझ में आ रही है बात? चलेगा। सबसे पहले बात करते बेटा जी हमारी ग्रोस एरर के बारे में। ग्रोस एरर जिसको बेसिकली हम लोग ह्यूमन एरर के नाम से भी जानते हैं, और ग्रोस एरर हमारी क्या होता है बेटा, बेसिकली हमारा सही से हम लोग एनालिस्ट सही से चीजों को देख नहीं पाया है ना। प्रैक्टिकल सही चल रहा था पर सही से एनालिस्ट ने चीजों को ऑब्जर्व नहीं किया। जैसा आपने देखा होगा कि 23 और 28 अगर जो हल्की सी आंखें मिच जाए तो 23 और 28 में ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता है ना। आपने क्या है कि 2 आपने इधर लिखा हुआ है 6, उधर से देखेंगे तो लगेगा 9, तो हमने क्या पढ़ लिया, इसको 9 पढ़ लिया। तो ये सारी चीजें हमारी क्या होता है बेटा जी, बेसिकली हमारी कैलकुलेशन में चल के आगे एरर डेवलप कर देती है। तो हमारा क्या है कि फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी ऑफ मेजरमेंट एरर। फॉर एग्जांपल द पर्सन टेकिंग द रीडिंग फ्रॉम द मीटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में रीड 23 एज 28, कि कोई पर्सन है जो मीटर में रीडिंग देख रहा है जिसने 23 को 28 पढ़ लिया, ठीक है जी। ग्रोस एरर कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग 2 सिचुएशन मेजर एंड दे आर रिटन बिलो। अब हमारी जो ग्रोस एरर है उसको हम लोग 2 तरीके से बेसिकली नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। पहला क्या है कि सही तरीके से हम लोग क्या करें बेटा जी, हमारी रीडिंग ले उसको रिकॉर्ड करें, और कैलकुलेशन एरर से जो हमारी आ सकती थी है ना, एक्यूरेट रिजल्ट आते हुए भी भाई 23 ही आना था, हमने उसको पढ़ा 28, तो वहां कैलकुलेशन की वजह से हमारे फाइनल रिजल्ट में एरर आ गई। बट ऐसा अगर जब हम लोग सही से प्रॉपर तरीके से अपनी रीडिंग को देख करके नोट करें तो हमारी एरर क्या है वहां पर नेग्लेक्ट की जा सकती है। यस और नो बेटा जी। आगे बात करें, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वी हैव टू रिड्यूस द ग्रोथ इफ ईच एक्सपेरिमेंट टेक डिफरेंट रीडिंग at different point, then they take the advantage of more reading, we can reduce the gross error। दूसरी चीज हम लोग ग्रोस एरर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं बेटा जी, हमारी मल्टीपल टाइम्स रीडिंग को लेकर के। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर जो मैं प्रैक्टिकल की बात करूं, जब आप लोगों ने टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल किया होगा तो वहां पर आप लोगों ने कम से कम 3 बार रीडिंग ली होगी। भाई एक बार के में भी काम चल सकता था,
3 बार क्यों ली? वो इसी वजह से लेता ताकि कि जो हमारी ग्रोस एरर है वो रिड्यूस हो सके। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, एक बार तो मेरा रीडिंग आ रही है 28, एक बार आ रही है मेरी रीडिंग 20, और एक बार आ रही है मेरी रीडिंग 27। तो इट मीन्स मुझे पता लग रहा है कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ इस वाले प्रैक्टिकल में गड़बड़ हुई है, क्योंकि इसके और इसके बीच में तो एक एक का डिफरेंस है। बट यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि ये 20 का 8 का डिफरेंस आ गया। तो इट मीन्स कि हमारा यहाँ पर इससे इस वाले एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ हुई है, यानी कि मुझे रीडिंग दोबारा से ले लेनी चाहिए ताकि कि एट द एंड हमारा क्या है, ग्रोस एरर डिक्रीज हो सके। क्लियर है बेटा जी बात? चलिएगा आगे बात करते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर मतलब कि बेटा कि बेसिकली जो हमारे हाथ में नहीं है, अचानक से डेवलप हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अचानक से लाइट चली जाए, अचानक से कनेक्शन चला जाए, अचानक से आपका फोन क्या है किसी भी कारणवश बंद हो जाए, ना हो ऐसा भगवान करे, परंतु अचानक से आपका कोई भी कारणवश कोर्स बंद हो जाए, तो ये सब क्या होती ये सब क्या होती है? रैंडम एरर होती है कि अचानक से डेवलप हो गई, जो हमें एक्सेप्टेशन भी नहीं थी वो हो गया। तो डेट वाज कॉल्ड अवर क्या बेटा जी? रैंडम एरर। सर बता दीजिए कि मैराथन क्लास को करे या मैराथन क्लास को करें या समझे मतलब बेटा जी, बोलना क्या चाहते हो आप? ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी बेटा जी सिस्टमेटिक एरर, जहां पर हमारा एनवायरमेंटल, ऑब्जर्वेशनल और इंस्ट्रूमेंटल आ जाते हैं। एनवायरमेंटल एरर यानी कि हमारे जो सराउंडिंग है, लेबोरेटरी का एनवायरमेंट कैसा है उसके द्वारा एरर डेवलप होना, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, हमारा डेंसिटी, टेम्परेचर, इस सब चीजों के द्वारा। ऑब्जर्वेशनल एरर कि हमें ऑब्जर्व कुछ और करना था, कर कुछ और लिया है ना, जैसे अभी हमने 23-28 वाला एग्जांपल बताया था। इंस्ट्रूमेंटल एरर की जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं है। तो ये सब कुछ हमारे क्या होता है बेटा जी, हमारे सिस्टमेटिक एरर के अंदर हमारे एग्जांपल्स आ जाते हैं, जो कि हमने यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट एरर के बारे में बता दिया। ठीक है जी। तो इसी के साथ में आप लोगों का एरर नामक टॉपिक भी हो गया बेटा जी क्या, समाप्त। सॉरी लिमिट टेस्ट, इंप्योरिटी, इनको तो बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमने आप लोगों को फार्माकोपी इनऑर्गेनिक में ऑलरेडी बताया हुआ है। हाँ, अब हमारी बात आती है बेटा जी प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। यहाँ पर हमारा एक डायग्राम होना चाहिए था। प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है प्यारे बच्चों, है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है जी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग कुछ चीजों को जानना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर जो आप लोग देखोगे बेटा जी, आप लोगों को जो ये ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? हमारा बेटा बेसिकली हमारा स्टैंड बोलते हैं। इसको हम लोग ट्राइपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, बट हम लोग इसको मेनली क्या बोलते हैं बेटा जी? हमारा ब्यूरेट स्टैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूरेट स्टैंड। आप लोगों को ये ब्लू कलर का एक ये क्या है, रोड टाइप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा क्या होता है बेटा जी? ब्यूरेट रहता है। क्या होता है प्यारे बच्चे? हमारा ये ब्यूरेट होता है। यहाँ पर ब्यूरेट के आपको देख रहा होगा कि ब्यूरेट को किसी चीज ने जकड़ करके रखा हुआ है, किसी चीज ने ब्यूरेट को जकड़ करके रखा हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूरेट क्लिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूरेट क्लिप। आप अगर जो यहाँ पर देखोगे कि इस ब्यूरेट में यहाँ पर एक क्या है, टूटी टाइप की लगी हुई है ना, टंकी लगी हुई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? हमारा स्टॉप कोक बोलते हैं, जिससे हम लोग बंद करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा चीजें। और क्या है, लाइक घर पे जो टैप होता है ना, टूटी होती है, उसके जैसे ये काम करता है। बंद कर दिया तो पानी आना बंद हो गया, चालू कर दिया तो चालू हो गया। ठीक है जी। उसके अलावा अगर जो आप लोग यहाँ पर, ये तो हमारा स्टैंड तो हो गया, ब्यूरेट हो गया, ब्यूरेट क्लिप हो गया हमारा। हाँ, ये हमारा क्या बेटा जी? हमारा बेसिकली ये कोनिकल फ्लास्क है। ये हमारा क्या बेटा जी? कोनिकल फ्लास्क। अब इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि ये तो हम लोगों ने देख लिया कि कौन सा क्या इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जिसका कंसंट्रेशन हमें पता हो उसको हम लोग हमेशा क्या है बेटा जी? हमारा ब्यूरेट में फिल करते हैं। और जिसका कंसंट्रेशन हमें पता करना हो उसे हम लोग हमेशा कोनिकल फ्लास्क में फिल करते हैं। याद रही ये बात कि जिसका कंसंट्रेशन पता हो उसको हम लोग ब्यूरेट में, और जिसका कंसंट्रेशन पता करना हो उसको हम लोग कोनिकल फ्लास्क में। पहली बात। दूसरी बात बेटा जी कि हम लोग टाइट्रेशन में हमेशा एक एसिड और एक बेस लेंगे। डजंट मैटर अबाउट दैट कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, नो मैटर। बट अगर जो मेरा यहाँ पर ब्यूरेट में एसिड है तो मैं यहाँ पर बेस लूंगा।
और मेरा यहाँ पर बेस है तो मुझे यहाँ पर एसिड लेना पड़ेगा, यानी कि एसिड और बेस दोनों का उपयोग होगा। खाली एसिड एसिड और बेस बेस का उपयोग करके हम टाइट्रेशन कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है जी। हम लोगों का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि जो हमारा ब्यूरेट में फिल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूरेट में जो फिल होता है उसे हम बेटा जी टाइट्रेंट बोलते हैं। और जो हमारा बेटा जी क्या है नीचे जो कोनिकल फ्लास्क में फिल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? हमारा एनालाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालाइट। अब जब हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा क्या बेटा जी एक चीज होती है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या कार्य करता है बेटा जी? हमें खाली ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो प्रैक्टिकल है वो एंड हो गया है। कैसे? कलर चेंज करके, कलर चेंज करके। ठीक है जी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ियों में बाइक में इंडिकेटर लगे रहते हैं। क्या इंडिकेटर आपका लाइट का काम कर सकते? नहीं। इंडिकेटर खाली दिन में भी और रात में भी दोनों जगह पर एक ही काम करते हैं कि बेसिकली क्या है पीछे और आगे वाले वाहन को बताते हैं कि मेरा वाहन राइट साइड में जाना है या लेफ्ट साइड में जाना है ना जी। यही काम करते हैं इंडिकेटर। परंतु यहाँ पर बेटा जी मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्त्रियों के केस में चीज उल्टा होती है। इफ कि कोई चौराया है, कोई मतलब कि क्या है कि इधर भी रास्ता जा रहा है और इधर भी, है ना, किसी लड़की ने गाड़ी से इंडिकेटर दिया कि उसे लेफ्ट साइड में जाना है, तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज डेट कि टेक योर कार और बाइक ऑन द साइड ऑफ द रोड, साइड में लगाइए और आराम से खड़े हो जाइए, उनको चले जाने दीजिए। बिकॉज एट द एंड गलती फिर आपकी होगी कि आप गाड़ी चला क्यों रहे थे। ठीक है जी। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और सावधान इंडिया को देखते रहें। ठीक है जी। तो ये कंडीशन थोड़ा सा वहां पर क्या है डगमगा जाती है कि अगर जो उन्होंने राइट साइड में इंडिकेटर दिया है तो जरूरी नहीं है कि वो राइट साइड में जाए, वो लेफ्ट में भी जा सकती हैं। एट द एंड गलती इंडिकेटर की है कि वो राइट साइड में क्यों जला, और एट द एंड गलती फिर आपकी है कि आपने इसको राइट साइड में क्यों समझा। ठीक है। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है। ठीक है जी। चलिएगा, क्योंकि ये इंसिडेंट हमारे साथ में 2 से 3 बार हो चुका है। एक बारी की बात है, मैं हमेशा कहानी सुनाता हूँ कि मैं गाड़ी लेकर के खड़ा हुआ था, फ्लाईओवर की साइड से मुझे जाना था, तो मैं गाड़ी खड़ी हुई थी क्योंकि बहुत लंबा जाम लगा हुआ था। ऐसे साइड से एक रास्ता आया हुआ था, मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, मैं चल भी नहीं रहा हूँ क्योंकि जाम लगा हुआ है। एंड एक लड़की ने आकर के हमारी गाड़ी में जो एक ड्राइविंग सीट पर मैं था, साइड वाली सीट पर छोटा भाई बैठा हुआ था, तो जो ड्राइविंग सीट वाली साइड वाली सीट रहती है उसकी साइड में आकर के उसने टायर में ऐसे भट से टक्कर मारी स्कूटी से, और गाड़ी मेरी खड़ी हुई है। एंड उन्होंने स्कूटी जब उठाई, उठाने के बाद में उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने बोला कि गाड़ी सही से नहीं चला सकते हो क्या। उस कंडीशन में हमने जस्ट ऐसे हाथ जोड़े कि माफ कर दीजिए बहन जी, हमसे गलती हो गई, क्योंकि कि हमारी गाड़ी तो खड़ी थी भाई साहब, आकर के आप ठोकी है, पर लेकिन गलती हमारी है कि हम वहां खड़े हुए क्यों थे, क्योंकि गाड़ी हमें सर पर उठा करके जाम से आगे ले जानी चाहिए थी। हमारी गाड़ी जो टायर के ऊपर जो कवर रहता है, एलो व्हील का जो कवर रहता है वो टूट गया, नुकसान हमारा हुआ, परंतु एट द एंड गलती भी हमारी थी कि हम सही से नहीं चला रहे, है ना। इसी उन्होंने एक और जवाब दिया था कि चश्मा लगा रखा है फिर भी सही से गाड़ी नहीं चला रहे हो। बड़ा ही उस दिन हंसी भी आई, तो उसको लेकर के हमने सोचा कि हमारे बच्चों को जरूर हम इस तरीके का एग्जाम्पल देंगे ताकि कि आप भी सावधान रहें। और क्योंकि गाड़ी आपकी खड़ी हुई है, वो आकर के ठोकेंगी फिर भी गलती आपकी है कि आपने वहां गाड़ी खड़ी क्यों कर रखी है। ठीक है जी। तो सावधान रहा करें बेटा जी। ठीक है। तो बेटा जी यहाँ पर हमारा क्या है प्रैक्टिकल परफॉर्म होता है, जहां पर हम लोगों को क्या करना था। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आया है प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन से, और ये क्वेश्चन बेसिकली बेटा जी आप लोगों को 7 या 10 नंबर कंफर्म टू कंफर्म दे करके जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको फाइनल एग्जाम में लिखना क्या क्या है, आपको प्रिपरेशन लिखनी है, आपको स्टैंडर्डाइजेशन लिखना है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बट जो आपका प्रैक्टिकल होता है आपको वहां से चीजों को उठाना है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको केमिकल, क्योंकि वहां पर आप रेफरेंस नहीं लिखोगे। ठीक है जी। आपको फिर सीधा अगला स्टेप क्या लिखना है, रिक्वायरमेंट। उसके अंदर पहली हेडिंग डालनी है बेटा जी आपको, मैं यहाँ पर आपके लिए लिख भी देता हूँ ताकि आपको ईजी रहे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है बेटा जी, ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे मैं ऑक्सैलिक एसिड का लेता हूँ, टू प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड बाय द हेल्प ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे बेटा जी रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में मैं पहली हेडिंग डालूंगा केमिकल रिक्वायर्ड। अब मुझे जिन जिन केमिकलों की आवश्यकता पड़ेगी मैं यहाँ पर उनके नाम लिख दूंगा। फिर दूसरी हेडिंग डालूंगा मैं अपरेटस रिक्वायर्ड।
जिन जिन मुझे ऑपरेटर्सों की आवश्यकता पड़ेगी मैं उनके नाम यहाँ पर डाल दूंगा। फिर पहली हेडिंग तो हो गई ये, दूसरी हो गई ये, तीसरी हेडिंग हमारी आएगी बेटा जी प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल की। और चौथी हेडिंग बेटा जी हमारी आएगी क्या बेटा जी, हमारी प्रोसीजर की। पांचवी हेडिंग हमारी आ जाएगी बेटा जी ऑब्जर्वेशन। फिर देन हमारी छठी हेडिंग आएगी कैलकुलेशन। और सातवीं हेडिंग हमारी आ जाएगी बेटा जी क्या, रिजल्ट। इस तरीके से हम लोगों को क्या हमारा प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन वाला पार्ट करना है ना। ये आप लोगों को बात को ध्यान में रखना है, ठीक है जी। चलिएगा ओके। तो प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन के साथ में ही हमारा जो पहला यूनिट है उसका कंप्लीटली समापन होता है बेटा जी, है ना। और इसी के साथ में हमारी फर्स्ट यूनिट के जितने भी महा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को लिखवाए थे वो सभी के सभी मैंने यहाँ पर इसमें आप लोगों के लिए कवर कर दिए हैं। तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा अगर जो आप लोगों को ये फर्स्ट यूनिट का महा इंपोर्टेंट का सेशन अच्छे से क्लियर हुआ हो। फटाक से चैट सेशन बेटा जी कंफर्म कर देंगे विद योर हार्ट वाला इमोजी। जल्दी से एक बार चैट सेशन में कंफर्म करेंगे कि आप लोगों को कंप्लीटली ये चीजें समझ में आ गई। सर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, कुछ टिप्स दीजिए। बेटा पढ़ा हुआ याद करने के लिए सबसे बड़ी निंजा टेक्निक यही है कि जो पढ़ा वो लिख करके देखो, दैट्स ए फाइनल। जो पढ़ा है उसको लिख करके देखो। चलिए बेटा जी, तो आज के सेशन में लोग पहली यूनिट ही कवर करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हर यूनिट का इंडिविजुअल एक लेक्चर हो ताकि कि आप लोगों को परेशानी ना हो। एक यूनिट को एक ही लेक्चर में कवर करते हैं, यानी कि कल हम लोग दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी और पांच यूनिट, 4 लेक्चर हमारे कंडक्ट कराएंगे और एक लेक्चर में एक यूनिट को खत्म करेंगे ताकि कि आप लोगों को ईजी रहे, है ना। बताओ ये कैसा रहेगा। ओके, यानी कि कल हमारा ये कंप्लीट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कल ही खत्म हो जाएगी, बट एक लेक्चर में एक ही यूनिट को रखते हैं ताकि ज्यादा बड़ा भी लेक्चर ना हो और ज्यादा चीजें आप लोगों को बोरियत भी ना करें। आज रात को बस आपको इतना काम करना है कि पहली यूनिट समाप्त कर देनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, पहली यूनिट को पढ़ करके खत्म कर देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात का आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखें। और आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। और अभी आप लोगों के ग्रुप में कूपन कोड सेंड किया जा रहा है, ठीक है जी। जिस भी स्टूडेंट को सेकंड सेमेस्टर के कोर्स में एनरोल करना है वो उस कूपन कोड का उपयोग करके बेसिकली अपना कोर्स में एनरोल कर सकता है। आज आप लोगों के लिए एक धमाकेदार ऑफर आने वाला है, ठीक है। बेटा टिप्स क्या देनी है, जैसे अभी लाइव ले रहे हो ऐसे मैराथन को लो, बात खत्म हो गई, इसमें टिप्स देने वाली क्या बात। ठीक है जी, चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू बेटा जी, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।